हेलो बच्चा पार्टी। तो जैसे आपको मालूम है हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। आई नो आप इसीलिए देख के आए होंगे ये वीडियो टाइटल देख के, मुझे मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन स्टार्ट किया है। यस, तो आज का हमारा है पार्ट 3। तो आई होप कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में आपके सिलेबस में जितना भी है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, कैसे शुरू किया, वो सब हमने देखा। साउथ अफ्रीका की स्टोरी हमने देखी। और लास्ट वीडियो में मैंने स्टॉप किया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि था रिपब्लिक डे, कि भाई वो हम उस दिन बनाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान जो है उस दिन से लागू कर दिया था देश में, राइट। अच्छा, आज हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट, और उसके अलावा हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आएगा ही। तो ये आप एकदम नोट कर लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन तो आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। तो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली अराउंड 6 decades अगो। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये तो दिमाग में आया होगा, काफी लोगों के बच्चों के दिमाग में भी आया होगा कि चलो ठीक है, आपने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान कब बना था, किस जमाने में बना था। अभी हम इतने मॉडर्न हो गए, हम इतने विकसित हो गए, इतने आगे आ गए, तो आज हम उस संविधान को क्यों माने जो कि भाई 6 decades पहले बना था, राइट। इतने डेकेड्स पहले का 75 इतने पहले डेकेड्स का हम क्यों माने। तो ये बहुत ही एक्चुअली अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये एनसीईआरटी भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। जो आपके बोर्ड्स वगैरह भी होते हैं, एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि भाई बताओ चलो हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने। तो इसके पीछे ना बहुत ही लॉजिकल आंसर है। इसके कोई 3 मेजर पॉइंट्स है जिससे हमें समझ आता है कि क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी माने, आज भी स्वीकार करें और आज भी उसी को फॉलो करते रहे। सबसे पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। यानी कि कैसे था ना कि जैसे मैंने पहले कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। आगे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, पर ओवरऑल आपने ये भी देख लिया कि कौन से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए थे और उसमें उन लोगों ने वोट दिया था कि भाई कौन से लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ सकते हैं, राइट, और वही कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो अब यहाँ उस टाइम पे जो पार्टी थी वो बेसिकली कांग्रेस थी, तो वहां से भी लोगों को काफी बार लिया गया। उनके कारण भी फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह सब हमारा जब था, तब मेजर पार्टी कांग्रेस ही थी। तो वो सब जो लोग थे ना जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लिया गया, एक्चुअली वो सिर्फ अपना खुद का व्यू पॉइंट नहीं डाल रहे थे। वो जितने भी सारे लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आए थे, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से आए हो या कहीं और से इलेक्ट होके आए हो, वो अपने रीजन को या अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसे क्या हुआ कि अलग अलग ज्योग्राफी जो है इंडिया की, वहां से लोग आ गए, तो उससे ना बहुत ही इट बेसिकली रिप्रेजेंटेड इंडिया। ठीक है, सिर्फ ये अपने खुद के व्यूज नहीं किए, यहाँ पे दे रिप्रेजेंटेड इंडिया। इसको मिनी इंडिया भी बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उस टाइम पे मिनी इंडिया भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो वही मैं बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो हो गया कि ये सिर्फ मेंबर्स के खुद के पर्सनल ओपिनियंस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं किए गए थे, बहुत सारे लोगों से बात की गई थी। उसके बाद मिनी इंडिया जैसी सिचुएशन यहाँ पे हो गई थी, अलग अलग रीजन से, अलग अलग भाग से जो देश के हैं वहां से लोगों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को लिया जाता था। दूसरा पॉइंट यही है, the Constituent Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time. So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislatures, जो मैंने अभी आपको बोला था, existing जो ब्रिटिशर्स ने जो हमें आज़ादी दी थी वोट करने की, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की हमने वोट किया, उनको हमने रिप्रेजेंट किया, और फिर उनकी वोटिंग से फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग आए थे।
that we mentioned above. Yes, this ensured a fair geographical share of members of all the regions of the country. Right, ये मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था वही था कि ऐसे तो हमें लगेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, लेकिन एक्चुअली हर भाग्य से जहाँ से भी कास्ट कोई अलग होती है, कोई रीजन अलग होता है, कोई कल्चर अलग रहता है, स्टेट अलग रहता है, ऐसे हर जगह जगह से छोटे छोटे कस्बों से लोग आए थे, तो दे बेसिकली रिप्रेजेंटेड द होल इंडिया। उस टाइप की सिचुएशन हो गई थी। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, तब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी कि ये बाद में डेमोक्रेसी में आया गया, अमेंड किया गया। तो एक पर्सन एक वोट ये सब नहीं था, पहले काफी लोगों को वोट करने का भी अधिकार नहीं था, सब कुछ हमने बाद में चेंज किया है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डायरेक्टली लोग नहीं चूज करते थे, पर हमें जैसे मालूम है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो ऑलरेडी उनके इलेक्शंस हो गए थे वो चूज करते थे, उनकी वोटिंग के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनती थी। थर्ड पॉइंट है द वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है, जो संविधान लिखती है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ऐसे ही चलते फिरते अरे गहरे नत्थु गहरे जैसे काम नहीं करती थी, वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम करती थी। इनफैक्ट ये तक बोला गया है कि वो जब भी मिलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, वो हमेशा डिबेट या डिस्कशन में ही पड़ जाते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिखना है किसी देश का, वो भी हमारे देश का, तो कौन सी और चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं, या अगर हमने कोई चीज ऐड की है तो उसको हम शायद फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा तो क्या निकाल सकते हैं, ऐसे कौन से हम प्रोविजंस दें कि भाई आगे भी फ्यूचर में जब देश बदलेगा, जब देश आगे बढ़ेगा तो हम चेंजेस कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, तो ये सब चीजों के बारे में ध्यान रखा जाता था पहले भी और आज भी रखा जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से काम करती थी। तो ये सब चीजों को देख के हमें समझ आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें सारे वैल्यूज जो हम आज भी फॉलो करते हैं और जो पहले भी करते आए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे वैल्यूज पहले कुछ और थे, अब कुछ और हैं, अभी कुछ मतलब फ्यूचर में कुछ और ही हो जाएंगे, कोई तीसरे ही हो जाएंगे और हमें कुछ मालूम ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन फलाना चीज कह रहा है, हम ढिमकाना चीज कह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीजों पे बात करता है, जिस नींव में वो बना है, यानी कि जो उसका फाउंडेशन है जिससे वो बना है, वो सेम वैल्यूज हम आज भी शेयर करते हैं संविधान के साथ। इसीलिए उसके अलावा प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट्स दिए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बदला नहीं जाता, कॉन्स्टिट्यूशन में बस चेंजेस किए जाते हैं, उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। उसमें हम थोड़े से चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि भाई देश इतना आगे बढ़ गया, इंटरनेट आ गया। उस टाइम पे इंटरनेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जब ये सब इंटरनेट और ये सब चीज़ें आई तो ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने न्यू सेक्शन लाया गया, अमेंडमेंट्स हमने किए कि इंटरनेट और इन सब के चीज़ों को लेके हमने रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए। साइबर सिक्योरिटी नाम की एक चीज़ होती है हर देश में, नेशनल लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी। आज आप देखते हो कि मोदी की गवर्नमेंट में कितने सारी ऐसी चीज़ें जो कि डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटली होना चाहिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट अब आ चुकी है, इतना सब कुछ जब डिजिटल हो रहा है तो ऑब्वियस है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस तो किए ही होंगे ना। इंटरनेट को लेके, डिजिटलाइजेशन को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, उसमें जो साइबर क्राइम होते हैं उसको लेके, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी, और आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं, उसको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। वो चेंजेस के लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। तो इसलिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज है वो आज भी लोगों को स्वीकार है। सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते हैं वर्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है एंड वो कैसे काम करती है। राइट, तो एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये सबसे पहली बात तो ये ऐसी असेंबली है या फिर एक कह सकते हैं कमेटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी। ठीक है, उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड यही इन्हीं के कारण बहुत सारे डिस्कशन चीज़ें बहुत सारे होते थे, क्योंकि चेयरमैन भी जो थे उस टाइम के वो भी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, जाने माने इंसान थे। तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि उन्होंने कुछ भी, तुम बोल रहे हो हाँ तो ठीक है तुम्हारी भी चीज़ लिख दे, तुम्हारी भी चीज़ लिख दे, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना नहीं है। बहुत सारी डिस्कशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तो पहले से ही डिसाइडेड थे एंड वर एग्रीड अपॉन द होल पीपल, कि भाई जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स हैं सभी वो जो डिसीजन है उसको स्वीकार तो करते ही थे। उसके बाद
Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause. More than 2000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days spread over 3 years. यानी कि आप देखो तो 114 days, 114 days तक सारा काम चला, कारोबार चला, डिस्कशंस हुए, इतनी सारी मीटिंग्स हुई और 3 years तक तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ही हमें इतना टाइम लग गया है ना, क्योंकि अच्छे से पूरी बात हुई। खुद सोचो हम आज़ाद कब हुए, तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कब आया और फिर हमने उसको एक्सेप्ट कब किया, मतलब लागू कब किया। आप इतना मैथ खुद लगा सकते हो। उसके आगे 2000 अमेंडमेंट्स यानी कि 2000 चेंजेस जो हैं रिटन पेपर में की जाती थी। यानी कि रिटन पेपर का मेरा मतलब है यहाँ पे कि सपोज आप कोई चीज लिख दो और उसी लिखे हुए पेपर में आप 2000 बार चेंजेस करो, कितनी सारी चेंजेस होते हैं, कितने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज। यानी एक एक जो क्लॉज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ये इस चीज के ऊपर बात करेगा, ये इक्वालिटी के ऊपर बात करेगा, ये लिबर्टी के ऊपर बात करेगा। तो ऐसे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज लाइन बाय लाइन पढ़ी जाती थी पहले, और तब जाके वो स्वीकार किया जाता था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज हैं और लोगों के जो वैल्यूज है वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं थे तो उसको चेंज किया जाता था, उसको अमेंड किया जाता था। तो इसलिए आज हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वैल्यूज और हमारे वैल्यूज सेम ही है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही बोलता है कि भाई हमें इक्वल होना चाहिए, हमें सबको स्वीकार करना चाहिए, जिस टाइप के अलग अलग लोग हैं, फाइट झगड़े ये सब कम होने चाहिए, एक्सेप्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। यही सब तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है और शायद हम भी इस शताब्दी में भी यही चाहते हैं कि भाई हम ये सब चीजें खुद में ले आए, खुद में कर पाए, राइट। तीसरा, every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. ये बहुत ज़्यादा important है, काफ़ी बार आपके नॉलेज के लिए भी बहुत important है। मैं बता दूँ, ये 25 पेज नंबर NCERT किताब जो है उसमें 25 पेज नंबर जो है आगे सेकेंड पैरा जो है राइट साइड में वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप बुक में भी इसको अच्छे से नोट कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ भी लेना। तो जितनी भी तब की मीटिंग्स होती थी वो सारी ही डॉक्यूमेंटेड आज भी है। अभी आप लोग पूछ सकते हो कि कहाँ डॉक्यूमेंटेड है। पहले तो कोई कैमरे नहीं होते थे, अच्छे वाले DSLR नहीं था, जूम मीटिंग नहीं थी, कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब भी रिकॉर्डिंग रेडियो वीडियो ये सब कुछ होता था। तो आज भी रिकॉर्ड्स उसके जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो है किताबों में भी मेंशन्ड है, हर जगह ये जो है आपको मिलेंगे तब के ज़माने के डिबेट्स। ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में मौजूद है। तो आज भी कल को अगर आपको देखना है कि भाई मुझे बताओ तब की रिकॉर्डिंग क्या थी, आपने जो बोला है तो वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है क्या, ये आपको सबूत मिलेगा। ये रखा हुआ है, प्रिजर्व्ड है और आगे भी प्रिजर्व्ड ही रहेगा ऐसे। चलो अभी हम देख लेते हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई गाइडिंग वैल्यूज यानी एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की है क्या। क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की फिलॉसफी देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है ये हम देख पाएंगे। ये जो बेसिकली है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसकी विचारधारा क्या है, किस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बात करता है। तो ये जानने के लिए ऑब्वियसली हमें पहले फिलॉसफी की बात कर लेनी है। अब फिलॉसफी को जानने के लिए हम दो तरीके से फिलॉसफी जान सकते हैं। पहला तरीका है कि वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जितने भी लीडर्स हैं हम उनकी आइडियोलॉजीज जान सकते हैं कि भाई उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। और दूसरा बाय रीडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, यानी कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास दो तरीके हैं टू नो द फिलॉसफी, यानी कि द गाइडिंग वैल्यूज, विचारधारा। विचारधारा अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जाननी है तो हम दो तरीके से जान सकते हैं। पहले तो जो लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जिनके कारण कॉन्स्टिट्यूशन बना है उन सब की आइडियोलॉजीज पहले जान पाएं। और दूसरा खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, यानी कि हमारे पास तो प्रीएम्बल होता है, हम बस उन्हीं को पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये जानते हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने थोड़ा सा अलग वे में टॉपिक को डिवाइड किया है। पहले वाले वीडियो में मैंने आइडियोलॉजीज ऑफ आवर लीडर्स बता दिया है। कब बताया था याद है आपको? मैंने तब बताया था जब मैंने कहा था कि इंडिया के पास
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ एडवांटेजेस है। मैंने तब बताया था पॉइंट कि हमारे लीडर्स के आइडियोलॉजीज बहुत अच्छे थे, तो मैंने वो पॉइंट वही कवर कर दिया कि नेहरू जी क्या बोलते थे, अंबेडकर जी क्या बोलते थे, गांधीनियन फिलोसफीज क्या थी, इन सब की फिलोसफीज क्या थी जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज जो है वो है, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया है, रंग रूप भाव दिया है, राइट। तो वो हमने लीडर्स के फिलोसफी हमने पहले वाले वीडियो में देख ली। अगर आपने मिस आउट कर दिया है या फिर आपको नहीं पता तो आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो आराम से, पार्ट 2। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे के ऊपर, क्योंकि पहला वाला पॉइंट तो हमने कवर कर दिया, हमने आइडियोलॉजीज देख लिए। तो दूसरा पॉइंट था कि खुद फिलोसफी को स्वयं पढ़ो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ो। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तो भाई बहुत बड़ी किताब है, राइट। इतनी बड़ी मोटी किताब तो कैसे हम बैठ के पढ़ पाए, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए प्रीएम्बल लेते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है जिसमें पूरा सार लिखा जाता है, हम वो पढ़ते हैं। प्रीएम्बल हर कंट्री का अवेलेबल होता है। तो अब अगर उसके बाद भी हम देखें तो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, तो जो प्रीएम्बल होता है हम वो पढ़ के पता कर सकते हैं। पर उससे पहले फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक मेजर फिलोसफी ऑफ प्रीएम्बल भी है क्या ना, वो ये है कि वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल and were in turn nurtured by it form the foundation for India's democracy। यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भले ही स्टेट्स सब बहुत अलग होंगे, सबका कल्चर अलग होगा, लेकिन सबका एक ही मेजर गोल था कि भाई हमें फ्रीडम दिलवाओ। तो फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त हमारी जो गाइडेंस थी, हमारी जो थिंकिंग थी, हमारी जो आइडियोलॉजीज थी, उसके अलावा हमें जो चीज़ इंस्पायर कर गई कि भाई नहीं हमें अब तो आज़ाद होना है, तो ये सब चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। और ये बहुत नींव है, एक फाउंडेशन है इंडियाज डेमोक्रेसी की। हमारी जो डेमोक्रेसी आज जो सरकार है उसकी फाउंडेशन भी यही है। These values are embedded in the preamble of our Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called a preamble of the Constitution, taking inspiration from the American model. तो ये तो आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे प्रीएम्बल जो है, हम अभी आएंगे प्रीएम्बल में, सब कुछ ये सब बेसिक वैल्यूज जो है आपको समझ आएगा। प्रीएम्बल जो स्टार्ट होता है वो बेसिक एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट होता है जिसमें एक बेसिक वैल्यूज बता दिए जाते हैं कि भाई ये कंट्री ये चीजें तो फॉलो करता ही है। हमारा जो प्रीएम्बल है, हमने इंस्पिरेशन लिया है अमेरिकन मॉडल से। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो अमेरिकन मॉडल की, वी द पीपल, यहाँ से लिया। ये वी द पीपल बहुत खूबसूरत लगता है मुझे, कि हम सब लोग, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वी द पीपल। तो ऐसे अमेरिकन मॉडल से हमने लिया है। तो चलो अब हम फाइनली देखते हैं एग्जैक्टली प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन है वो है, सबसे पहले तो प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहते हैं, यानी कि संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी बात कर रहा है, जो किताब जो बात कर रही है, वो पूरी किताब का एक सार प्रीएम्बल में लिखा जाता है। आपके टेक्स्ट बुक्स में भी आपने नोटिस किया होगा, पहले पन्ने में प्रीएम्बल होता है, पहले या दूसरे पन्ने में आपके प्रीएम्बल है। आपको नहीं, अगर आपने देखा होगा तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलिए और देखिए, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी प्रीएम्बल दिया है। यस, हम आपका जो पहला चैप्टर है उसके साइड में ही प्रीएम्बल है। तो ये देखो, इतने सारे एनसीईआरटी की किताबों में प्रीएम्बल है। क्यों लगा है बच्चों के टेक्स्ट बुक्स में प्रीएम्बल, ताकि बच्चे पढ़ें और समझे कि भाई ये हमारा देश ऐसा है तो हमें भी ऐसा बनना है, क्योंकि देश अल्टीमेटली देश का गोल है ऐसा बनना, राइट। तो प्रीएम्बल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट एम्बडी द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है कंट्री के क्या है, जो वो डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं हमारा प्रीएम्बल। तो इस तरीके से है हमारा प्रीएम्बल, बहुत ही खूबसूरत है। आपको अगर बुक का नहीं देखना है, आपको एक्चुअल देखना है, तो आप indiaculture.gov.in में जा सकते हो, वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। वहां पे भी सारी मीनिंग बताई है। जैसे मैंने कहा था डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आजकल वेबसाइट्स में अवेलेबल है, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी लोगों के लिए अवेलेबल है। तो हमारा प्रीएम्बल बोलता क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the
unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो इतना अच्छा ये प्रियम्बल में लिखा गया है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये कि हम सब जो लोग हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, ये इस चीज को बताते हैं कि भाई हम सोवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। हम अपने लोगों को इजाज़त देते हैं जस्टिस पाने का, सोशल इकोनॉमिक वे में, पॉलिटिकल वे में। उसके अलावा लिबर्टी ऑफ थॉट होनी चाहिए, किसी को भी हमें भड़काना नहीं है, फोर्स नहीं करना, अपने विचार उनके ऊपर नहीं लागू करना। लिबर्टी है यहाँ पे, जिसको जो सोचना है, जो बिलीव करना है, जो भी जिस भी बिलीफ, फेथ या वर्शिप यानी जो भी रिलीजन भी फॉलो करना है वो कर सकता है। किसी को अपने कुछ भी चीज किसी और पे थोपने की हमें जरूरत नहीं है। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की जो एक डिग्निटी है वो भी देश में बहुत ऊंची हमें रखनी है। और इस दिन हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है, प्रियम्बल में ये चीज लिखी गई है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन की उन सबका मीनिंग क्या है, राइट? ये तो बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी के टर्म्स होगा, इन सबका मीनिंग क्या है? जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक हमें प्रियम्बल की सही डेफिनेशन नहीं समझेगी। तो सर फर्स्टली है वी द पीपल। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑब्वियसली ये है हम सारे भारतीय लोग जो है उसकी बात कर रहे हैं। ये बेसिकली तो जो भी लोग तब रिप्रेजेंट थे और जो हमारे जब हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी बात की गई थी। तो जैसे मैंने कहा था वो पूरे इंडिया को दर्शा रहे थे, इसलिए उनको मिनी इंडिया कहते हैं। तो इससे वी द पीपल उन लोगों की बात की, तो इसलिए इनडायरेक्टली हम सब भारतीय लोग। सोवरेन का मतलब ये रहता है कि people have supreme right to make decisions on internal as well as external matter। यानी कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनको पूरा अधिकार है कि वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स जो देश के हैं उनमें डिसीजन ले पाएं। ऐसा नहीं है कि लोगों को छोड़ दें, ऐसा नहीं है, हम डिसीजन ले सकते हैं। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आप देख सकते हो कितने सारे देशों में ऐसा रहता है कि देशों की खुद की इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही है और कोई तीसरा ही देश आके वहां पे बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसे करना है। तो अरे भाई तुम क्यों बोल रहे हो? तब तो देशवासी भी बोलेंगे ना उस कंट्री को कि तुम क्यों बोल रहे हो, हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे, तुम मत आओ बीच में। तो वो बात होती है। अगर इंटरनल मैटर कुछ है या फिर कुछ एक्सटर्नल मैटर भी को एनआरआई या इनके साथ भी कोई को कुछ हो जाता है, भले ही तुम देश छोड़ के बाहर चले जाओ पर तुम एथनिसिटिकली तो इंडियन ही रहोगे, भारतीय रहोगे, वहां से तो नहीं जा पाओगे तुम कहीं पे। तो कल को कुछ ऐसे सब फंस भी जाते हो ना तुम बाहर जाके, एक्सटर्नल मैटर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो भी अल्टीमेटली तुम्हें हेल्प करने तो सरकार, भारतीय सरकार ही आएगी। ये तो तुम ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी चीज सोशलिस्ट क्या है? तो सोशलिस्ट है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। यानी कि जो रिच है बेसिकली सिर्फ उनकी हेल्प नहीं करनी है, पुअर जो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं होता उनकी भी हेल्प हमें करनी चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। जो मनी है इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यानी कि जो अमीर है वो 6-7 घर अपने ले रहा है और जो बेचारा जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो एक भी घर नहीं ले पा रहा। ये किस टाइप की इनइक्वालिटी हो गई भाई? तो यहाँ बताया गया कि गवर्नमेंट भी ये सब चीजों को ध्यान रखेगी। अगर कोई अमीर है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन आएंगे ही, ताकि गरीबों का भी भला हो। सिर्फ अमीरों का ही अच्छा हो तो फिर देश तो नहीं चल पाएगा ऐसे, राइट? उसके बाद था सेक्युलर। तो सेक्युलर है कि सिटीजन हैव अ कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। ये तो आपको सबको मालूम है कि कोई ऐसा रिलीजन, नेशनल रिलीजन ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सारे ही रिलीजन्स को स्वीकार करती है, सारे ही धर्म अच्छे होते हैं और इंडिया में सारे ही धर्म होते हैं। किसी को किसी के ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे देश में ये भी आजादी दी जाती है कि अगर आप किसी एक धर्म के हो, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है आप किसी दूसरे धर्म में भी जा सकते हो। इन सब की भी आजादी है। गवर्नमेंट सारे रिलीजन को इक्वली बाबा ट्रीट करती है, सिंपल। उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेटिक।
तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स, होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हमने अभी देख ली थी पिछले वाले चैप्टर में कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वही प्रियम्बल हमारा बता रहा है कि हम जो है डेमोक्रेसी ही फॉलो करेंगे। उसके बाद रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, यानी कि मोनार्की में जैसे था पहले से उनके वंशज से जो लोग आ रहे हैं वही आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करेंगे, इसलिए रिपब्लिक का मतलब ये रहता है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, तो इसलिए जो रिपब्लिक होता है काफी बार वो डेमोक्रेटिक भी होते हैं। जस्टिस जो है ऑब्वियसली जस्टिस सबको मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सोशल इनइक्वालिटीज वगैरह जो है उसको भी रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट जो है ये लोगों की वेलफेयर के लिए हेल्प करेगी, जितने भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है उन सबकी हेल्प गवर्नमेंट करेगी, वेलफेयर का ध्यान रखेगी। जस्टिस यहाँ सबको मिलना चाहिए, कानून अंधा होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे कानून के सामने तुमने फैक्ट्स रखे हैं तो भी कानून तुम्हें सही जस्टिस देगा। लिबर्टी, there are no unreasonable restrictions on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts and action। जैसे मैंने लिबर्टी का बोला ही था कि किसी पे कुछ रोक नहीं है थिंकिंग का, किसी भी चीज में तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, जो करना है तुम कर सकते हो। हमारा देश ये आजादी देता है। पता है एक्चुअली अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें काफ़ी बार रियलाइज़ नहीं होती है, पर कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसी भी हालत है जहाँ पे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की कंडीशंस वहाँ पे या तो गवर्नमेंट ने बना दिया है या तो किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया, कुछ हो गया, कितनी सारी सिचुएशंस लोगों के साथ हो जाती है। और हम यहाँ पे इतने आराम से लिबर्टी में, जस्टिस में सब रह रहे हैं और हमें ये चीज़ की ना थोड़ी भी भनक नहीं पड़ती और हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो कि हमें ड्रीम करने में अलाउ करता है, जो सोचना है उसके ऊपर अलाउ करता है। हम आगे, हमारे सपने इसीलिए होते हैं कि भाई हम आगे चल के ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि आज हमें इतनी सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में लिखी है। हम सोवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, लिबर्टी है, हमें जस्टिस है, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी है, सब कुछ। इसलिए हम आगे खुद के बारे में सोच पा रहे हैं। ये सब नहीं होता ना तो फिर इंसान खुद के बारे में नहीं सोच पाता, ये सोचता है कि भाई अभी देश का क्या करे, ऐसी सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, यही एक ही थॉट आता है। कभी सोचो जहाँ वॉर वगैरह हो गया उसके बाद तुरंत स्थिति कैसे होगी लोगों की, तो इसलिए बहुत ही अच्छी चीज है ये। उसके बाद इक्वालिटी, अगेन वैसा ही है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जैसे हमारे में भी कास्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ था, गलत था वो, तो धीरे धीरे हम सब भी लोग हैं, हम सब भी सीख रहे हैं। जो हमने गलत किया वो अभी नहीं करेंगे, जो सही कर सकते हैं हम ऑब्वियसली सही करेंगे। हम खुद भी देखा जाए तो सेंचुरीज टू सेंचुरीज हम भी खुद को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं अच्छे इसमें। तो जैसे पहले कास्ट वगैरह की उस पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं थी, पर आज जैसे सबका ही एक यही विचारधारा, तो सभी की ये तो बराबर ही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो मिलनी ही चाहिए। वो किसी भी कास्ट से हो, कहीं से भी आए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, इंसान तो इंसान होता है। उसके बाद फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। ये भी कास्ट सिस्टम जैसा ही है कि भाई किसी को भी तुम्हें इंफीरियर नहीं दिखाना है, स्कूल में भी किसी को भी इंफीरियर नहीं दिखाना, ऐसे कुछ नहीं करना। सब जो है भाईचारा में रहने चाहिए, सब एक ही फैमिली का हिस्सा है। ये जो भारतवासी जो बोलते हैं हम सब भारतीय हैं, यही हमें एक बनाता है। तो हमारा जो प्रियम्बल है बेसिकली यही सब चीजों में बात करता है। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का, जो कि है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब a constitution is not merely just a statement of values or the philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements. इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी चीजें हमने बात कर ली ना, सोशल, सेक्युलर, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, जितनी भी हमने प्रियम्बल में बात की, ये सब लिखी लिखी बातें नहीं हैं। अगेन जैसे हमने डेमोक्रेसी में देखा, इसको हम एक्चुअल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, सिर्फ ये नहीं कि एक पन्ना है लिख दिया, ये सब जो लिखा है इसको हमें एक्चुअल लाइफ में भी फॉलो करना है। जितनी भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी होती हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मतलब कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन होता है, कॉलेज हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ये सब जितनी भी चीजें, यहाँ पे भी हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही हमें बर्ताव करना पड़ेगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, ये सब देना चाहिए। ये नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है आधे एम्प्लॉइज को,
मतलब आधे वर्कर्स को, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। It is a very long and detailed document, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it must be in accordance with the people's aspirations and changes in the society. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट है, बहुत लंबी किताब है, बहुत मोटी किताब है, तो इसलिए वो जो है रेगुलरली अपडेट होती जाती है, अमेंड होती जाती है, चेंज करते रहते हैं उसको। तो इससे हमारे जो ड्राफ्टर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको ये चीज समझी थी, उन्होंने पहले ही फोरकास्ट करते कि जो अभी स्थिति होती है, कभी भी किसी भी चीज धरती की वो स्थिति वापस नहीं रहती, तो इसलिए आगे हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं दुनिया में। तो इसलिए जो भी चेंजेस आगे होंगे, उस चेंजेस को भी लिखने के लिए उन्होंने प्रोविजंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए आप देख सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड जरूर होता रहता है, पूरा का पूरा बदल नहीं जाता, अमेंड होता है। जैसे मैंने अभी भी बोला था कि अभी इंटरनेट आ गए, फोन्स आ गए, साइबर सिक्योरिटी, साइबर की चीजें आ गई, डिजिटल ईरा आ गया, डिजिटल इंडिया हो गया अभी, तो कितनी सारी न्यू चीजें भी आई हैं अभी देश में, राइट। तो उन सब के लिए भी हो ही नहीं सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें तो अमेंड करते ही जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आते ही जाती है न्यू चीजें, और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। तीसरा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। इट डिफाइंस who will have how much power to take in the decision, and it puts limits on what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से इतना ही नहीं, ये तो मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताती है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी राइट, कौन सी पावर गवर्नमेंट के पास है, कौन सी पावर, कौन सी राइट, कौन सा अधिकार सिटीजन के पास है, और अधिकार सिटीजन का अधिकार गवर्नमेंट जो है वो नहीं वायलेट कर सकती, उसको दखल अंदाजी नहीं दे सकती उसमें। ऐसा नहीं कि मैं मानूंगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी चीज चली जाती है, यानी कि वो डेमोक्रेसी रहती ही नहीं है, मालूम है हमें। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लास्टली बस यही है कि जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई है, जो हमारे प्रियम्बल में है, आप भी रोज किताब खोलते हो, रोज प्रियम्बल आपके सामने होता है, कभी नजर भी मार लिया करो प्रियम्बल पे। तो जितनी जितनी अच्छी चीजें प्रियम्बल में लिखी है ना, वो सिर्फ देश को ही नहीं बनानी, खुद को भी अपन को वैसा ही बनाना है। लास्ट में यही है, खुद को बनाओगे तो जाके देश सुधरेगा, और ऑर्गेनाइजेशंस जो है देश में जो चला रही है, इंस्टीट्यूशंस, वो भी सुधरेंगी, तो अल्टीमेटली देश ही अच्छा होगा। तो बस ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ गई होंगी। आपने साउथ अफ्रीका की कहानी देख ली होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, क्यों बनता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होती है, आइडियोलॉजीज क्या थी, इंडिया के लिए बेनिफिट्स क्या था, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है, किसके बारे में एंड में कंक्लूजन क्या निकला था, इन्हीं सब चीजों का, कि हमें अपने को भी सुधारना चाहिए और देश को भी सुधारना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल हमने देख लिया है, आप आई होप वो भी चीज आपको अच्छे से समझ गई होगी। जब आपको नहीं भी समझ आता तो पीछे मुड़ के वापस देख लिया करो वीडियो पीछे जाके, और अगर रिवाइज करना है तो फटाफट रिवाइज भी कर सकते हो वीडियो से, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम मिलेंगे वापस न्यू चैप्टर में, जो कि है क्लास 9th का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तब तक के लिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी स्टडी, हैप्पी लर्निंग, एंड सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। और हाँ, आपको सब चीज़ें समझ आए तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो।